compounds of carbon and hydrogen. So hydrocarbons means compounds of carbon and hydrogen. No oxygen, no nitrogen, only carbon and hydrogen. Right? Hydrocarbons are of so many types. बहुत सारी variety है हमारे पास. तो hydrocarbons में we are having a lot of topic. हमारे पास alkanes है. CnH2n plus 2. We have alkenes. CnH2n. We have alkynes. CnH2n minus 2. We have aromatic compounds like benzene C6H6. We have cycloalkanes CnH2n. We have spirohydrocarbons. We have bicyclohydrocarbons. So all these are hydrocarbons. what is the primary, secondary, tertiary mean CnH2n plus Cn? नाइट्रोजन होगा ना, हाइड्रोकार्बन होगा. When we say these are hydrocarbons, इनमें से बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का हमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर करना था और वो हमने कर लिया. We have done with the nomenclature. तो एक टॉपिक हमारा हो चुका. ठीक है. स्पायरो में भी हमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर करना था, तो ये भी हमारा हो गया. 2 टॉपिक हो गए. साइक्लो में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए. एरोमेटिक हमें डिटेल में करना पड़ेगा. एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्केन्स वी वांट इन डिटेल. यानी अब हमें एल्केन से शुरू करना है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम एल्केन्स. ओके, तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन्स. टॉपिक चैप्टर ही कह लो. अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा ये चैप्टर ही है. We'll start with alkanes. पहला पॉइंट आप सबको पता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ये सैचुरेटेड होते हैं. सैचुरेटेड का मतलब देयर इज नो पाई बॉन्ड. Saturated means no pi bond. CnH2n plus 2. जब किसी का एक जनरल फार्मूला बन जाता है तो हम बोलते हैं वो होमोलोगस सीरीज है. ठीक है, there is a word homologous series. तो whenever a formula can represent a particular series of compounds, that is called homologous series. तो ये मैंने लिखा है होमोलोगस सीरीज. क्या लिखोगे अगर आ जाए व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? आप लिखोगे सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दोज कैन ओबे अ जनरल फार्मूला, सिंगल जनरल फार्मूला, तो उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. ठीक है. क्या ये क्वेश्चन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट था? पहला मेंबर बना CH4, सेकेंड बना C2H6, थर्ड है C3H8, फोर्थ इज C4H10. फार्मूला सेम, C1 2 1 2 plus 2 4, C2 2 2 4 plus 2 6 and so on. आता है, आपको 10th में किया था. मेरा one member differ from the second by a unit of CH2. फर्स्ट मेंबर सेकेंड से CH2 से वेरी करेगा. और अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 14 मॉलिक्यूलर वेट, ये डिफरेंस वहां नजर आएगा. तो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होगा 14 का. तो डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट इज ऑफ 14. ठीक है जी, क्लियर हो गया?
Each member is called homologue. Each member is called homologue. ठीक है, लिख लिया? तो हर एक मेंबर को हम क्या कहेंगे? होमोलोग. दिस इज फर्स्ट होमोलोग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन. हमारा अगला टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, और मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको आता है. डन? ठीक. हमारा अगला टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स. आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स. तो बेटा एल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है. वी कैन हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन ऑफ मिथाइल कैन वेरी. वी कैन हैव कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इसके अलावा कोई आइसोमेरिज्म ये शो ही नहीं करते हैं. ठीक है जी. और ये टॉपिक मैं करा चुकी हूं. बताओ जी, C2H6 फॉर एग्जाम्पल, C2H6 which isomerism is possible in ethane? Conformational. कौन कौन सी दो conformations? Staggered and eclipsed. Staggered and eclipsed. ठीक है, कर लोगे ड्रॉ? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस कितनी होंगी? Infinity. नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस आर इनफाइनाइट. तो आपको ये टॉपिक आता है. प्रोपेन भी आपको आता है, C3H8, सेम आंसर. C4H10, ड्रॉ द आइसोमर्स. करो जी. C4H10, ड्रॉ द आइसोमर्स. Draw the isomers of. तो हम इसको कॉमनली कह सकते हैं आइसोपेंटेन, और इस कंपाउंड को बोलते हैं नियोपेंटेन. दीज आर द कॉमन नेम ऑफ दीज कंपाउंड. आइसोपेंटेन, देन वी हैव नियोपेंटेन. लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की हो गई. 2 मिथाइल ब्यूटेन बना, सेम ही होगा. C6H14, draw the isomers. C6H14. कुछ भी आ फायदा वो आज आ गया. C6H14, there are 5 isomers. 6 कार्बन, 2 पे मिथाइल, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 पे मिथाइल, फिर हम 4 कार्बन की चेन लेंगे, 2 मिथाइल, और फिर 4 कार्बन और 1 ही कार्बन पे 2 मिथाइल. 5 आइसोमर्स. ढूंढ के बताओ इनमें से नियोहेक्सेन कौन सा है? विच वन इज नियोहेक्सेन? इसमें ये नियोपेंटेन जैसा ग्रुप नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे इसका नाम रखा गया नियोहेक्सेन. किस आइसोमर में 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं? इन विच आइसोमर देयर आर 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ.
फोर्थ, मुझे पता नहीं। ये एक आइसोप्रोपाइल और ये दूसरा आइसोप्रोपाइल। किस आइसोमर में एक ही आइसोप्रोपाइल है? ओनली वन आइसोप्रोपाइल। सेकंड ओनली। सेकंड, ठीक है। इसमें ना आइसो है ना नियो, ठीक है। इसका नाम आइसोहेक्सेन रखा जा सकता है क्योंकि इसमें एक ही आइसो ग्रुप था। तो ये कॉमन नेम्स जो है कुछ ऐसे ही बना दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? नियोहेक्सेन तो समझ आ गया होगा, ठीक है। आइसो ऐसे शुरू ढूंढा जाता है जब एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल आ जाए तो हम कहते हैं, इसे कहते हैं आइसो। नियो एक ही कार्बन पे 4। That's all about your isomerism. We are finished with the topic isomerism. इसको भी कुछ कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर जब आप करोगे तो यू हैव टू फॉलो अ बेसिक रूल। और वो बेसिक रूल है, हर चैप्टर में स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन होती है उसकी, कि वो चीज क्या है, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हो। सेकेंड होता है कि आप जो पढ़ने जा रहे हो उसका नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, यू मस्ट नो द नॉमेनक्लेचर। थर्ड होता है उसका आइसोमेरिज्म कौन कौन सा हो सकता है। और फिर हम करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी फोर्थ टॉपिक हमारा होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी वो कंपाउंड हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम कहते हैं यूजेस ऑफ दैट कंपाउंड, यस कैटेगरी, उस पूरी कैटेगरी को कहाँ यूज करोगे आप, ठीक है। तब जाके एक चैप्टर खत्म होता है, यानी तब एल्केन खत्म होगा और फिर एल्कीन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो पूरा फ्यूचर यानी पूरी +2 में भी आपने ऐसा ही करना है। तो जो अब आप आदत डालोगे वो +2 तक चलेगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है कि हर बार नॉमेनक्लेचर आपको आता होगा, आइसोमेरिज्म पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। थर्ड पोजीशन यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। प्रिपरेशन का मतलब होता है कि किससे कैसे तुम एल्केन बनाओगे। मैंने आपको कहा इथेनोइक एसिड से इथेन बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा। मैंने आपसे कहा इथाइन से इथेन बनाओ, तो यू मस्ट नो हाउ टू गेट द इथाइन टू इथेन। तो ये सारी चीजें, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रिपरेशन, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। देखो बच्चे, सबके पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिसको समझना और समझाना दोनों में एक आंसर होता है, या तो वो आपको आएगी या बिल्कुल ही नहीं आएगी, ठीक है। या तो आपको आती होगी और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे आती है, और या फिर बिल्कुल ही नहीं आती होगी, आपको लगेगा ऑर्गेनिक बहुत खतरनाक है, बकवास, मेरे को तो समझ ही नहीं आती, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। 2 आंसर्स आएंगे। और एक पूरी गारंटी है कि जितना मर्जी पढ़ लो, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मुझे 100% आती है। आपको ये डर लगा ही रहेगा कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये भूल जाएगा, मुझे वो भूल जाएगा। लेकिन ये गारंटी है, जिसको एक बार ऑर्गेनिक समझ आ जाती है, वो पेपर में जब बैठता है तो उसको सब कुछ आता होता है। क्योंकि क्वेश्चन जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम पढ़ाते हैं, क्वेश्चन उसी में से एक्सट्रैक्ट होके इजी वे में पूछे जाते हैं। लेकिन जब आपको आती होती है तो लिमिट कोई नहीं है। पढ़ने बैठोगे तो आप लोग हाँ मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता, लेकिन स्टिल जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको सब कुछ आता होगा। इसलिए आपने कंडीशन, यानी आपने पहले कैटेगरी में, कि आपने उस कैटेगरी में अपने आप को गिराना है जिसमें लोग कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक आती है। फिर जब उसमें कैटेगरी में गिर जाओगे तो फिर उसके बाद आप कहोगे कि ऑर्गेनिक आती है, अब थोड़ी सी भूलती है, थोड़ी बहुत भूलती है, सबको ही है, वो टीचर्स को भूल जाती है, तो आप तो फिर बच्चे हो, ठीक है। तो जब मैं कुछ लिखूं तो समझने की कोशिश करना कि वो क्या किया जा रहा है, हम क्या ऐड कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है वो ध्यान रखना, और वो कैसे किया गया। मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये रहेगा कि मैं आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऐसे कराऊंगी कि पहले हम एल्कीन से एल्केन बनाएंगे, फिर एल्काइन से एल्केन, फिर अल्कोहल से एल्केन, एल्काइल हैलाइड से एल्केन, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन, एसिड से एल्केन। तो जितने कंपाउंड्स हमें आते हैं, हमें सबसे एल्केन बनाना आना चाहिए, ठीक है। यानी आपको कोई भी कन्वर्जन मिल जाए, आपको सोचना आना चाहिए, अच्छा एसिड से एल्केन बनाना है तो ये 4 मेथड है, इनमें से एक लगा देंगे, ठीक
ठीक है, अल्कोहल से एल्केन बनाना है तो ये करेंगे तो अल्कोहल एल्केन बन जाएगा। तो इस तरह से हम चलेंगे। पहला मेथड लेंगे फ्रॉम एल्कीन्स टू एल्केन, फ्रॉम एल्कीन्स टू एल्केन्स। ध्यान समझने पे ज्यादा, दिमाग अपना चलाना है बस, ठीक है। एल्कीन्स टू एल्केन्स, बोर्ड पे देखो जी, ये एल्कीन है, मुझे एल्केन बनाना है। इसका मतलब मुझे पाई बॉन्ड को खत्म करके हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। मैंने क्या किया? एडिशन की है, एलिमिनेशन की है या सब्स्टिट्यूशन की है? एडिशन। सब्स्टिट्यूशन तब होती है जब कोई एक चीज डाल के दूसरी चीज निकाल के बाहर फेंकोगे। तो आपने तो ऐसा नहीं किया, आपने तो इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। वो जैसा था वो तो साथ में आ ही गया, और 2 हाइड्रोजन उसमें ऐड हुए, तो एडिशन हुई। ठीक है। वैसे भी जब भी कोई पाई बॉन्ड खत्म हो जाए, यहां तक आते आते, इसका मतलब एडिशन हुई है। पाई बॉन्ड खत्म ही तब होते हैं जब कुछ ऐड होता है, क्योंकि इस कार्बन के 3 बॉन्ड सिग्मा है, अब इसके 4 सिग्मा है, तो नेचुरल है कुछ ऐड तो हुआ है। ठीक है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि ये एडिशन रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। किसकी एडिशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कोई और भी नाम दे सकते हैं? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजिनेशन। कोई और भी एक नाम दे सकते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नेम्ड एज रिडक्शन। तो आपने बेसिकली एल्कीन्स की रिडक्शन की है। बोलिए, समझ आया? रिडक्शन की है तो कुछ तो डालोगे तो रिडक्शन होगी, अपने आप हवा से तो हाइड्रोजन आएगा नहीं। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट आप डाल सकते हो वो है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल 523 to 573 केल्विन टेम्परेचर, और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम स्लाइट वार्मिंग इज रिक्वायर्ड। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जब हम कोई मेटल एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है सेबेटियर सेंडन्स रिएक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया प्रोपीन टू प्रोपेन बना के बताओ। बनाओ जी, करके दिखाओ मुझे। प्रोपीन टू प्रोपेन। हाँ जी, क्योंकि इसमें प्लैटिनम और प्लैडियम और निकल ये सब कैटलिस्ट है। रिडक्शन तो हाइड्रोजन ही कर रहा है ना, लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन हो रही है, इसलिए बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। प्रोपीन टू प्रोपेन। बेटा निकल के साथ हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, प्लैटिनम प्लैडियम के साथ आप ना भी टेम्परेचर लिखोगे, हीट भी कर दोगे हल्का सा तो भी चलेगा। इसमें खुद से परफॉर्म कर सकते नहीं, खतरे से खाली नहीं है, सिर्फ दूर रहे तो अच्छी है। वार्मिंग वाला कितना लेंगे मैम? वो तो कैटलिस्ट वापस खुद ऐसे ही वापस आ जाना जितना यूज हुआ फिर। मैंने पहले सोचा था, मैंने देखा लेकिन वो उतना ही तो वापस आ जाएगा। प्रोपीन टू प्रोपेन बना दिया।
बेटा प्रोपीन आपने ड्रॉ किया, prop 1E, ठीक है, ऐसे लिखा। और आपको चाहिए प्रोपेन, मैंने शॉर्टकट लगा दिया, ऐसे लिख दिया जिगजैग सा, लेकिन आप चाहो तो तीनों कार्बन लिख सकते हो। क्या डालेंगे हम? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम। ये आसान इसलिए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें मुझे टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई आपको कह नहीं सकता जबरदस्ती कि वही लिखो जिसपे टेम्परेचर लिखना है, तो आपको सिर्फ ये कहा जाएगा प्रोपीन से प्रोपेन बनाओ, वो आपकी मर्जी, आप ये लिख दो। आइसोब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन ऑन रिडक्शन गिव्स। चलो जी, अगर ये आ जाए तो क्या लिखोगे? पहले तो आइसोब्यूटाइलीन बनाओ, फिर बताती हूँ क्या लिखोगे। आइसोब्यूटाइलीन क्या होता है? आइसोब्यूटाइलीन जब किसी के साथ आइलीन लग जाए तो डरना नहीं, वो आइन नहीं है, ई नहीं है, कॉमन सिस्टम है, ठीक है। कॉमन नेम में आइसोब्यूटाइलीन, प्रोपीन को कहते हैं प्रोपाइलीन। एकदम बड़ा, चार आइसोब्यूटाइलीन। आपको आइसोब्यूटाइल तो आता है ना ऐसा ड्रॉ करना, तो डबल बॉन्ड लगा दो बस एक, चाहे कहीं भी लगा दो, आपकी मर्जी। ये आइसोब्यूटाइलीन है, ठीक है। अब आपने इसकी रिडक्शन करी तो बताओ क्या बनाओगे? रिडक्शन मतलब एडिशन, टू मिथाइल प्रोपेन बना, 2 मिथाइल प्रोपेन डन, ये बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्शन से नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, जितने से स्टार्ट करो उतने ही रहे, और रिडक्शन के बाद स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, जो कार्बन जहां पे था वहीं रहा। ये नहीं था कि आइसोब्यूटाइलीन से कोई ब्यूटेन बन गया, तो आपको वैसा ही सेम ब्रांच्ड, वैसा ही स्ट्रक्चर डिट्टो एज सच मिल जाता है, याद रहेगा। तो आपके पास था एल्कीन्स टू एल्केन्स, स्ट्रक्चर रिमेन सेम, जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही रहा। नेक्स्ट इज एल्काइन्स टू एल्केन। हमारा सेकंड मेथड है एल्काइन्स टू एल्केन। Second is alkynes to alkenes. ये एल्काइन है और हमें चाहिए एल्केन। सारे पाई बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे, यानी 4H ऐड हो जाएंगे। Is it clear? Addition, subtraction, elimination, substitution, क्या बोलूं? Addition, ठीक है, समझ आ गया एडिशन क्यों बोला जा रहा है ऐसे? जब भी अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जाते हैं तो इट इज ऑलवेज एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, रिडक्शन भी कह सकते हैं, सेम नाम सेम सब कुछ। रिएजेंट भी सेम, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल 523 to 573 केल्विन, और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम हीटिंग इज रिक्वायर्ड, तो वी कैन गेट एल्काइन्स टू एल्केन्स। ठीक है, करके बताओ मुझे। पुट 1 आइन, अगर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम डाल दिया जाता तो क्या बनता?
और बुट 2 आइन होता तो क्या बनता? करो जी, दोनों एग्जांपल्स कंप्लीट करो। समझ आ रहा है सबको? आपको वहां पे बस ये लिखा हुआ मिलेगा और आपको करना आना चाहिए। कोई नहीं पूछेगा हाउ विल यू गेट मेथड ऑफ प्रिपरेशन या गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा इनकम्प्लीट रिएक्शंस दी जाएंगी और आपको कंप्लीट करनी आनी चाहिए। But 1 ion is CH3, CH2, C triple bond CH. और but 2 ion is CH3, C triple bond C, CH3. रिडक्शन करोगे तो दोनों में ही सेम ब्यूटेन इज फॉर्म्ड। कोई आंसर में डिफरेंस नहीं है। मैंने तो यूं ही आपसे मजाक किया था। तो बुट 1 आइन हो या बुट 2 आइन हो, दोनों रिडक्शन के बाद आपको सेम आंसर देते हैं। अगेन प्रूव यही हो रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जहां मर्जी हो, रिडक्शन के बाद सेम स्ट्रक्चर एल्केन में फॉलो हो जाता है। जैसा वो था वैसा ही रहेगा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो गया एंड वी गेट एल्केन। थर्ड मेथड इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स टू एल्केन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स टू alkanes. बेटा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड टू एल्केन यानी RX टू RH, ये हुआ। X क्या है? हेलोजन। यदि कार्बन चेन पे कोई हेलोजन लग जाए और हम उस हेलोजन को हटा के H लगा दें तो ये एल्काइल हैलाइड टू एल्केन कहलाएगा। इट मीन्स RI कैन बी देयर, it can be RBr, RCl, RF। इन सबको हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स आर जब एल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन अटैच हो जाए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो एल्काइल आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन इज ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमें दिखेगा आयोडाइड, फिर आएगा ब्रोमाइड, फिर उसके बाद क्लोराइड एंड द लास्ट इज फ्लोराइड। रीजन इज लॉन्ग बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, लॉन्ग बॉन्ड इज weak bond.